रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। या दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दानिश महाजन प्रोग्राम बदलता दौर में आपका स्वागत करता हूं। आज रविवार का दिन है और आज का जो शो है बेहद खास है। एक लंबे अरसे से इंतजार हो रहा था कि कब रिजर्वेशन इन प्रमोशन हमें मिलेगी, कब डीओपीटी अपना ऑर्डर रिलीज करेगी। आपको याद होगा इससे रिलेटेड हमने कितने शो किए हैं, टाइम टू टाइम आपको अपडेट दी है। सिद्धाराजू वर्सेस कर्नाटक स्टेट के फैसले के ऊपर डीओपीटी ने ऑर्डर जारी किया है। 4% की जो रिजर्वेशन है प्रमोशन में तमाम डिसेबल्ड को दी गई है। ये ऑर्डर 17 मई को आया है। एक तरफ कम्युनिटी में खुशी की लहर है कि एक लंबे अरसे से हम इंतजार कर रहे थे, आखिरकार ये ऑर्डर रिलीज हुआ तो सही, लेकिन दूसरी तरफ कम्युनिटी में असंतोष भी है। कुछ ऐसी बातें हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को डीओपीटी ने पूरी तरह से नहीं माना है और उसमें कुछ जो चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उसको शामिल नहीं किया गया है या अलग ढंग से उसे डाला गया है। तो डिटेल्ड बात करेंगे हम इस टॉपिक पर, आखिर ये ऑर्डर है क्या, क्यों कम्युनिटी में असंतोष है और क्यों हमें इसको लेके खुश होना चाहिए। साथ ही साथ जो आप लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें कैडर बेस्ड के बारे में बताएं, जाए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होती है उसके बारे में बताएं, तो इन सवालों को भी हम इसमें कवर करेंगे शो के अंत में। लेकिन बहरहाल हम बात करेंगे इस ऑर्डर के बारे में, इसकी हर अपडेट आपको देंगे। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान हैं जिनके पिछले शो को आप लोगों ने बहुत प्यार दिया। हमारे साथ मुकेश गुप्ता साहब है जो रेलवे में अकाउंट असिस्टेंट हैं और जनरल सेक्रेटरी हैं डिसेबल्ड एम्प्लॉयज एसोसिएशन ऑफ रेलवे के। मुकेश सर बहुत बहुत स्वागत, थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए। थैंक यू दानिश जी, धन्यवाद बहुत बहुत आपका, आपने इसको बुलाया और अपनी बातें रखने के लिए आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप प्रसन्न हैं इस ऑर्डर को देख के, जहाँ आपकी भी कुछ नाराजगी है? नहीं, मैं तो यही कहूँगा कि अगर केवल हम इस बात को सोचते हैं कि कम से कम एक शुरुआत तो हुई, तो अगर इस एक तथ्य को हम लेकर के चले तो शायद एक खुशी की बात है कि कम से कम ग्रुप ए और बी के लिए एक शुरुआती दौर हुआ और डीओपीटी ने कम से कम एक प्रारंभिक ऑर्डर निकाले। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया है इसके अंदर, और व्यक्तिगत रूप से और हमारी एसोसिएशन के ऊपर मैं कहूँ अगर विकलांग कर्मचारियों की तरफ से मैं कहूँ तो इसके अंदर बहुत खुशी की बात नहीं है। केवल एक प्रारंभिक ऑर्डर है जिनको हम ये मान के चल सकते हैं कि एक शुरुआत हो गई है ग्रुप ए और बी में रिजर्वेशन देने के लिए सरकार। राइट, इसमें हम आएंगे विस्तार पूर्वक और 3-4 बातें हैं जिसके बारे में आपसे डिटेल जानेंगे। मुकेश सर, इससे पहले कि हम इस ऑर्डर को लेके आगे बढ़ें, हमें इस केस की थोड़ी सी ब्रीफली बैकग्राउंड दे दीजिए। देखिए, ग्रुप्स ए और बी के रिजर्वेशन एंड प्रमोशन के कोर्ट केस की शुरुआत सही मायनों में 2008 से प्रारंभ हुई थी, जब दिल्ली हाई कोर्ट ने एक अपने जजमेंट में, जो मिस्टर सीकरी की अध्यक्षता बेंच थी, उसके अंदर एक केस का जजमेंट हुआ था जब मोहन सिंह एंड नॉर्दर्न रेलवे फिजिकली हैंडीकैप एम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस चेयरमैन रेलवे बोर्ड। ये केस था ग्रुप सी और डी के लिए, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ग्रुप सी और डी का रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का ऑर्डर है, उस ऑर्डर को रेलवे इंप्लीमेंट नहीं कर रही थी। उस जजमेंट के अंदर पहली बार कोर्ट ने कहा कि सी और डी के साथ साथ ग्रुप ए और बी के अंदर भी रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए।
उस जजमेंट ने एक तरह से समाज में और डिसेबिलिटी सेक्टर के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लाया और उसका परिणाम हुआ कि सबसे पहला केस ग्रुप ए और बी के लिए राजीव गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के केस में उसको लगाया गया, जो कि 2008 में पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और उस केस के अंदर 2016 में एक जजमेंट आया और उस जजमेंट को अगर मैं देखता हूं तो उस जजमेंट के बेस पे फिर बहुत सारे केसेस टाइम टू टाइम फाइल हुए, जिसके अंदर सिद्धाराजू केस भी था एक, और उसी बीच में नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस के अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन इन प्रमोशन तो निश्चित रूप से बहुत क्लियरली नहीं कहा था, लेकिन उसने कहा था टोटल कैडर स्ट्रेंथ पे 3% रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, क्योंकि जिस समय नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का केस वो फाइनलाइज हो रहा था सुप्रीम कोर्ट में ग्रुप ए और बी की कम्युटेशन ऑफ वैकेंसीज और डिफरेंट मैटर्स को लेकर के, उस समय पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 एक्टिवेट था, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 उसके बाद आया। तो इन महत्वपूर्ण केसों के बाद एक तरह से हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट्स में बाढ़ सी आ गई। इसमें एक सिद्धाराजू केस वर्सेस स्टेट गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका का केस भी एक लैंडमार्क जजमेंट था। इस केस के अंदर कर्नाटका हाई कोर्ट ने एडवर्स जजमेंट दिया था, उसके बावजूद सिद्धाराजू जी सुप्रीम कोर्ट में आए और सुप्रीम कोर्ट में आकर के उन्होंने जब केस फाइल किया और दूसरे केसों के साथ लिंक हुआ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस केस के अंदर वही फैसला लागू किया जो राजीव गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में था, या नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड में जो टोटल कैडर स्ट्रेंथ की बात उन्होंने कही थी। और उस समय ये हुआ कि 3 जजेस की बेंच में इस केस के फैसले को किया गया और 3 जजों की बेंच का जो फैसला होता है वो गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग होता है, उससे आगे गवर्नमेंट नहीं जा सकती। रिव्यू पिटीशन भी इसमें फाइल हुई केस के अंदर, जो कि डिसमिस करी गई थी, और उसके बावजूद भी गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन के बाद भी वहां पर नहीं रुकी। गवर्नमेंट लागू करने के लिए गवर्नमेंट ने फिर बहाना बनाया और उन्होंने इसके अंदर एक क्लैरिफिकेशन मांग लिया, जो कि सितंबर 2021 के अंदर जिसका फैसला आया, और सितंबर 21 जो फैसला था 28/9/2021 का फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने किया, उसके बेसिस पे ये जो हमारे हाथ में आज ऑर्डर है, एक अच्छी शुरुआत कह सकता हूं मैं इसको, कि एक सरकार में एक शुरुआत तो कम से कम हुई हम लोगों के लिए। निश्चित रूप से बिल्कुल सही शुरुआत मैं नहीं कहूंगा, आगे किसी समय मैं बताऊंगा कि किस तरह से इस पूरी की पूरी लड़ाई को कहीं ना कहीं पीछे धकेला गया है गवर्नमेंट की तरफ से, डीओपीटी की तरफ से, राजीव गुप्ता और दूसरे केसों को पूरी तरह से ईमानदारी से लागू होगा। बिल्कुल, इस शो में हम डिटेल्ड बात करेंगे इस पे, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट ये शुरुआत हुई है ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए, तो इसमें खुश होने वाली बात क्या है? जो पॉजिटिव चीज है इस ऑर्डर की, जो पॉजिटिव पॉइंट्स है, सबसे पहले हमें और हमारे लिसनर्स को उसके बारे में बताएं। हाँ, इसके अंदर देखिए 2-3 बातें जो मैं समझता हूँ, 1-2 बातें जो बहुत अच्छी हैं या जिनके ऊपर हम कह सकते हैं कि सबसे पहली बात तो ये कि ग्रुप सी से बी में और विद इन ग्रुप बी और बी से ग्रुप ए में लोएस्ट रंग में रिजर्वेशन 4% सरकार की तरफ से दे दिया गया है। और इसके अलावा जो चीजें हैं इसमें, जहाँ तक कैडर, कुछ लोग कैडर स्ट्रेंथ की वजह से सोचते हैं कि अच्छा एक है, कैडर स्ट्रेंथ के पर 4% देने की बात है। रिलैक्स स्टैंडर्ड की बात को इन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से शामिल किया है, हालांकि उसमें भी एक कमी रह गई है अभी। और दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण विषय इसके अंदर शामिल किया गया है, जो मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण है, पुराना अगर हम 29/12/2005 और उससे पहले 20/11/89 और 96/97 के ऑर्डर्स को अगर में देखें, तो इस ऑर्डर के अंदर एक जो सबसे अच्छी बात है वो नॉन सिलेक्शन पोस्टों के लिए है। साथियों, नॉन सिलेक्शन पोस्ट में जब रिजर्वेशन पहले अलाउ किया जाता था ग्रुप सी और डी के लिए, तो वहां पर था कि अगर नॉन सिलेक्शन प्रमोशन के टाइम पर कंसिडरेशन ऑफ जॉन के अंदर तो डिसेबल एम्प्लॉयज नहीं है, तो उस वैकेंसी को इमीडिएटली जनरल कैटेगरी से फिल कर दिया जाता था और हमारे पॉइंट को बैकलॉग में ले जाया जाता था। उससे कई बार जो हमारा अपकमिंग डिसेबल कैंडिडेट होता था उसको नुकसान हो जाता था काफी। तो इस बार जो ऑर्डर निकाले गए हैं उसके पैरा 13.2 के अंदर नॉन सिलेक्शन पोस्ट में
इस बात का हमारे को सिलेक्शन पोस्ट की तरह से ही एक कवर अप दे दिया गया है कि अगर नॉन सिलेक्शन पोस्ट पे भी कंसिडरेशन ऑफ जॉब के अंदर वो डिसेबल एम्प्लॉयज अवेलेबल नहीं है, तो आप उसके लिए उस वैकेंसी को जनरल से नहीं फिलअप करेंगे, बल्कि 2 साल तक पहले वैकेंट रखेंगे। इंटरचेंज का प्रोसेस भी कर सकते हैं आप उसके अंदर कि किसी दूसरे डिसेबिलिटी को दे दें, और वो सब करने के बावजूद अगर वो पोस्ट वैकेंट रहती है तो 2 साल के बाद आप जनरल कैटेगरी से उसको फिल कर सकते हैं और हमारी उस पोस्ट को बैकलॉग माना जाएगा और इन फ्यूचर उस पोस्ट को भरा जाएगा। इसके अलावा एक और बहुत महत्वपूर्ण इसके अंदर आदेश बहुत स्पष्ट रूप से लिखा गया है, जो कि पहले नहीं था, बहुत स्पष्ट नहीं था वो कहीं भी, ना हमारे शायद डिसेबिलिटी एक्ट्स में इस बात को कभी ध्यान दिया गया और ना ऑर्डर्स के अंदर, जबकि ये बात डिसेबिलिटी सेक्टर की तरफ से कई बार मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और यूपी दोनों के सामने बताई गई थी कि रिजर्वेशन का जो बेनिफिट है वो केवल परमानेंट डिसेबिलिटी वाले एम्प्लॉइज को लोगों को ही दिया जाए। तो ऐसा कोई बहुत स्पष्ट और क्लियर आदेश नहीं था। इस ऑर्डर के अंदर वो बात बहुत क्लियरली मेंशन कर दी गई है कि जो टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होते हैं उनके ऊपर रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। जी, मुझे इसके अलावा एक और जो सबसे अच्छी बात लगी वो ये थी कि इस ऑर्डर से पहले भारत सरकार के किसी भी आदेश में ये बहुत क्लियर नहीं था कि टेम्परेरी डिसेबिलिटी वाले को कैसे ट्रीट किया जाएगा। इस ऑर्डर के अंदर ये बात बहुत स्पष्ट रूप से सरकार के द्वारा कह दी गई है कि जिन लोगों को टेम्परेरी डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू किए जाते हैं उन लोगों को किसी भी प्रकार के रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। जी, तो 2-3 बातें आपने बहुत अच्छी बताई कि जिनको टेम्पररी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट दिया जाता है अब उन्हें इस चीज का लाभ नहीं मिलेगा। बहुत बार ऐसे होता था कि लोग फेक टेम्पररी डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट बना के बेनिफिट ले लेते थे। दूसरी बात आपने ये कही कि सपोज अगर किसी विजुअली इम्पेयर्ड की प्रमोशन बनती है और अगर विजुअली इम्पेयर्ड वहां पे नहीं है उस डिपार्टमेंट में, तो 2 साल के लिए उस पोस्ट को वैकेंट रखा जाएगा या फिर वो किसी दूसरे डिसेबल्ड को दी जाएगी। जर्नल कैटेगरी में उसको शिफ्ट नहीं किया जाएगा 2 साल तक, उसके बाद उसको किया जा सकता है। हाँ, उसके बाद किया जा सकता है, लेकिन ओवरऑल 4 साल तक उसको लैप्स नहीं माना जाएगा। राइट। इससे पहले हम फिर से आगे बढ़े, क्योंकि मैं चाहता हूं कि लिसनर्स को आपका एक एक वर्ड समझ आए हम क्या बात कर रहे हैं। तो हम आगे बढ़ने से पहले हमारे लिसनर्स को ये समझाएं कि जब हम बार बार एक शब्द का यूज करते हैं टोटल कैडर स्ट्रेंथ, इसका मतलब होता क्या है एक्चुअली? देखिए, टोटल कैडर स्ट्रेंथ का मतलब ये होता है कि जैसे हर डिपार्टमेंट में एक चेन ऑफ सीरीज होती है, एक तरह से हम कह सकते हैं पिरामिड होता है, तो उसमें बहुत सारी वैकेंसीज के जो हमारी होती हैं स्टेप बाय स्टेप पोस्ट होती है, हम उसको मान सकते हैं। जैसे अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो उसको हम क्लरिकल कैडर, शायद मुझे लगता है ज्यादा आसानी से लोग समझेंगे, क्योंकि रेलवे के अंदर तो बहुत सारी टेक्निकल पोस्ट भी होती हैं, उनका अपना एक हायरार्की होता है प्रमोशन का और पूरी हायरार्की होती है। लेकिन क्लरिकल कैडर की अगर हम बात करें और वहां से फिर ऊपर जाएं तो उसको आसानी से समझ पाएंगे। जैसे स्टार्टिंग में LDC यानी लोअर डिवीजन क्लर्क भर्ती किया जाता है, फिर उसके बाद उसका अगर प्रमोशन के अंदर हम देखें तो प्रमोशन किया जाता है UDC यानी अपर डिवीजन क्लर्क, उसके ऊपर ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, उसके ऊपर चीफ ऑफिस सुपरिटेंडेंट होते हैं, अलग अलग चीजों। उसके बाद ग्रुप B स्टार्ट हो जाता है। ग्रुप B के अंदर भी हमारे अलग अलग जगहों पर अलग अलग पोस्टों के नाम होते हैं। जैसे कई जगहों पर पर्सनल डिपार्टमेंट है तो वहां पर असिस्टेंट पर्सनल ऑफिसर होते हैं, सीनियर पर्सनल ऑफिसर्स होते हैं, तो इस तरह से डिफरेंट पोस्ट होती है। अब मैं आता हूँ कैडर स्ट्रेंथ की बात। कैडर स्ट्रेंथ की बात ये होती है कि हर पोस्ट जो होती है उसके टोटल पोस्टों को हम टोटल कैडर स्ट्रेंथ कहते हैं। यानी उस पोस्ट के ऊपर अगर मान लीजिए टोटल 100 लोगों की है तो उसको 100 लोगों का कैडर माना जाएगा कि 100 लोगों की कैडर ये है। और जब 100 लोगों का हम कैडर कहते हैं तो अगर उसमें सारी की सारी पोस्टें रिजर्व प्रमोशनल कैटेगरी की हैं तो इसका मतलब है 100 में से 4 वैकेंसियां हमारे लिए रिजर्व की जाएंगी। और जब वो वैकेंसियां रिजर्व की जाएंगी तो उस समय एक बात और ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में बहुत सारे कैडर ऐसे भी होंगे, यानी बहुत सारी पोस्टें उसमें ऐसी भी होंगी जो नॉन आइडेंटिफाइड होंगी, और उन नॉन आइडेंटिफाइड पोस्टों का भी हम कैडर में इसी तरीके से लेंगे कि जो टोटल वैकेंसी हमारे पास पोस्टें हैं उसका भी 4% मिले। इसलिए हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से यानी डिसेबल एम्प्लॉय लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो कैडर दोनों मर्ज होकर के फ्यूचर में चलेंगे और केवल आइडेंटिफाइड पोस्टों का जो कैडर होगा उसके अंदर हमें रिजर्वेशन मिलता है। राइट।
तो जैसे 10 पोस्ट जो एलडीसी की है, उसके बाद 10 यूडीसी की है, फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है, वो सारी कलेक्ट करी जाएंगी कि कितनी है तो एक कैडर बनेगा। हाँ राइट। अब आपने बताया इसके बेनिफिट्स, जो पॉजिटिव बातें हैं। अब हम आते हैं जिन बातों पे कम्युनिटी ज्यादा खुश नहीं दिख रही है। 3-4 मोटे मोटे पॉइंट है। एक तो हम मांग कर रहे थे रेट्रोस्पेक्टिवली 1996 से, वो पॉइंट आप हमें समझाएं कि वो नहीं दिया गया। एक सर्टिफिकेट को वेरीफाइड और रीवेरीफाइड का काफी विरोध हो रहा है, उस बात पे भी हम आपसे जानना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट है कि जो A क्लास की पोस्ट है उसमें लोअर रैंक की बात की गई है, वो क्या है? तो बहरहाल हम इन 3 बातों पे हमें बताएं और ये भी कंपैरिजन करें कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट में क्या था और डीओपीटी ने ऐसे इसे कैसे डाइल्यूट किया है। हाँ जी, देखिए सबसे पहले मैं आता हूँ कि जब हम लोगों ने, मैंने पहले ही बताया कि जब हमारा ग्रुप ए और बी के लिए जब केस फाइल किया गया था 2008 में, तो उस केस में ये डिमांड की गई थी कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के सेक्शन 32 और 33 के तहत हमारे को रिजर्वेशन दिया जाए। और जो 29/12/2005 का लेटर निकाला गया है जिसमें सारे पुराने ऑर्डर्स को क्लब करके बनाया गया है, तो एटलीस्ट आप एक 96 से रिजर्वेशन एंड प्रमोशन को इम्प्लीमेंट कीजिए एज पर पीडब्ल्यूडी एक्ट। और कोर्ट ने भी जो जजमेंट हमारे को दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था, उस सुप्रीम कोर्ट ने भी जो राजीव गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऑर्डर दिया था, उसे बहुत उसने क्लियरली कहा था। मैं इसमें आपको उसकी 2-3 लाइनें पढ़ के भी सुना सकता हूँ। A combined reading of section 32-33 of PWD Act 1995 Act explicits a fine and designed balance between requirement of administration and imperative to provide greater opportunities to PWD. Therefore, as detailed in the first part of our analysis, the identification exercise under section 32 is crucial. यानी उन्होंने माना कि 32 के अंदर आइडेंटिफिकेशन का जो बात है वो सबसे क्रूशियल है। Once a post is identified, अगर एक बार पोस्ट आइडेंटिफाई कर दी जाती है, it means that if PWD is fully capable to discharging the function associated with the identified post, once found to be capable, reservation under section 33 to an extent of not less than 3% must follow. Once the post is identified, it must be reserved for PWD irrespective of mode of recruitment adopted by the state for filling up the said post. इसका मतलब है कि अगर एक बार किसी पोस्ट को सरकार के द्वारा आइडेंटिफाइड कर दिया गया, तो उसका मतलब ये होता है कि उस पर पीडब्ल्यूडी यानी पर्सन विद डिसेबिलिटी जो होता है, जिस तरह की पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए वो पोस्ट आइडेंटिफाई की गई है, इसका मतलब है कि उस प्रकार का डिसेबिलिटी वाला व्यक्ति उस पोस्ट पे काम करने के योग्य पाया गया। और अगर वो उस पोस्ट पे योग्य पाया गया तो अंडर सेक्शन 33 उसको उस पोस्ट पर रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए। तभी हमारा जो ये टोटल कैडर स्ट्रेंथ का इशू है वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो पाएगा। अदरवाइज वहां ग्रुप ए में जाकर के उसका फेलियर हो जाएगा। दूसरी बात, सेक्शन 33 में उन्होंने बहुत क्लियरली कहा कि केवल प्रमोशन नहीं, उसने कहा इट मस्ट बी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी इररेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। अगर मैं इसमें सही मायनों में इसका इंटरप्रिटेशन किया जाए तो इररेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट का मतलब होता है कि सरकार के द्वारा जो प्रमोशन के अलावा और मोड ऑफ रिक्रूटमेंट है, जैसे डेपुटेशन का एक तरीका होता है गवर्नमेंट का, कॉन्ट्रैक्टर रिक्रूटमेंट का एक तरीका होता है, इसी तरीके से एक्स कैडर पोस्टों का क्रिएशन होता है। तो अगर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर मैं देखूं डीओपीटी का, तो 7 प्रकार के मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। तो मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि केवल बात डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ प्रमोशन की नहीं है, ईच एंड एवरी मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट की है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के राजीव गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के केस में ये बहुत क्लियरली लिखा है। उस लाइन को दोबारा आपसे रिपीट करता हूँ, वंस द पोस्ट इज आइडेंटिफाइड इट मस्ट बी रिजर्व फॉर पीडब्ल्यूडी इररेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट। इररेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट का एक बहुत साधारण सा आदमी भी समझ सकता है, इसका मतलब ये निकलता है। तो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, और उसके आगे उसने नेक्स्ट पैरे में लिखा है, इन द लाइट ऑफ प्रोसीडिंग एनालिसिस we declare the invitation memorandum as illegal and inconsistent with PWD Act 9, with the Act 1995 Act. Further directed the government to extend 3% reservation to PWD in all identified posts in Group A and B, irrespective of mode of filling up the such posts. This writ petition is accordingly allowed. इसका मतलब साफ है
कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत हमारे को ये रिजर्वेशन एक 96 से दिया जाना चाहिए था और इरेस्पेक्टिव ऑफ मोड ऑफ रिक्रूटमेंट रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए, जो कि भारत सरकार ने क्लैरिफिकेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट का जो सिद्धाराजू जी का केस है, जिसमें अभी 28/9/2021 को जजमेंट आया है, उसकी आड़ में हमारे अधिकार को कर्टेल कर लिया, काट दिया। दूसरी बात, जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट की बात की जा रही है, ये बात बिल्कुल ठीक है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन या री-वेरिफिकेशन कराना एक तरह से डिसेबल्ड एम्प्लॉइज का पूरी तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, उनको डिमोरलाइज करने की बात है, उनको हतोत्साहित करने की बात है। जब एक डिसेबल आदमी को आप अपॉइंटमेंट के टाइम पर, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अपॉइंटमेंट के टाइम पर उसके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के बेस पे सर्विस दे चुके हैं और दैट इज परमानेंट सर्टिफिकेट, तो आपका उस परमानेंट सर्टिफिकेट को दोबारा से रीवेरीफाई कराना या वेरिफिकेशन के लिए भेजना अपने आप में पूरी तरह से इलीगल है और डिसेबल लोगों का पूरी तरीके से उनके जो अधिकार हैं उनका हनन है। जी, एक बात हम जानना चाहते हैं कि जो ए क्लास में लोअर रैंक की बात है वो क्या है? हाँ, इसमें जो ऑर्डर्स में है उसमें उन्होंने लिखा है कि लोअर रंग पर हम देंगे। अगर सही इसके मायने में इंटरप्रिटेशन में इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे लोएस्ट पोस्ट पे केवल रिजर्वेशन दिया जाए। जो इसमें मैंने लिखा है, मैं आपको उसका एग्जैक्ट पढ़ के भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि इन्होंने जो लिखा है, विद इन ग्रुप सी फ्रॉम ग्रुप सी टू बी, विद इन ग्रुप बी फ्रॉम बी टू लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए। लोएस्ट रंग ऑफ ग्रुप ए का मतलब हमारे कुछ साथी जो ये समझ रहे हैं कि सबसे लोएस्ट पोस्ट है। सबसे लोएस्ट पोस्ट जो होती है ग्रुप ए में, जो एंट्री लेवल पोस्ट कही जाती है, वो लेवल 10 की होती है। लेकिन इसका मतलब लेवल 10 पर रिजर्वेशन इन प्रमोशन मिलेगा, उसके ऊपर की किसी पोस्ट पर नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं। इसका मतलब यह है कि जिस डिपार्टमेंट में ग्रुप बी से ग्रुप ए में जाने के लिए जो सबसे पहली और लोएस्ट पोस्ट आती है उस पर दिया जाएगा। यानी मैं आपको इसमें एग्जाम्पल के तौर पे 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ डिपार्टमेंट्स में, स्पेशली जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी कुछ डिपार्टमेंट हैं, जहाँ पर लेवल 10 की जो ग्रुप ए की पोस्ट है उनमें कुछ तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाती है और कुछ पोस्टों को ग्रुप बी से ग्रुप ए में प्रमोशन के तौर पर भरी जाती है। तो वहां तो लेवल 10 में ही रिजर्वेशन मिलेगा केवल। लेकिन जैसे रेलवे डिपार्टमेंट के अंदर लोएस्ट रैंक के अंदर जिस तरह से अभी तक रिजर्वेशन में प्रमोशन मिल रहा है, तो ये है कि रेलवे के अंदर ग्रुप बी से ग्रुप ए में डायरेक्ट प्रमोशन का कोई रास्ता नहीं होता। तो हमारे यहाँ पर रेलवे के अंदर लेवल 10, लेवल 11, लेवल 12 की जो पोस्ट है वो प्योरली डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रुप ए की है या विद इन ग्रुप ए प्रमोशन की। रेलवे में जो और बहुत सारी दूसरी मिनिस्ट्रियों में जो ग्रुप बी से ग्रुप ए में प्रमोशन का रास्ता होता है वो लेवल 14 में, जहां पर 50 रैंक शुरू होता है, यानी जे ग्रेड लेवल शुरू होता है, वहां पर होता है। उससे पहले क्या होता है कि लेवल 10 से 11 में और 11 से 12 में सीनियोरिटी बेस पे ग्रुप बी से ग्रुप बी में प्रमोशन हो जाती है और उनका डीपीसी होकर के क्लास 1 यूपीएससी उनको देती है, यानी ग्रुप ए में यूपीएससी उनको कन्वर्ट कर देती है। और जब उनको ग्रुप ए में यूपीएससी कन्वर्ट कर देती है तब उनको प्रमोशन में बेनिफिट उसका मिलता है। तो जो वो लोएस्ट पोस्ट वहां पर क्रिएट होती है 50 रैंक की जे ग्रेड ऑफिसर की, वहां पर जाकर के उनको कुछ परसेंटेज जो रिजर्वेशन की बेनिफिट मिलती है, वहां पर जो ग्रुप बी से ट्रांसफर हुए लोगों को मिलनी चाहिए, वहां पर जाकर के प्रमोशन उनको मिलती है। तो ये लोएस्ट रैंक का मतलब है। इसका मतलब ये कि बहुत सारे डिपार्टमेंटों में अलग अलग लेवल की पोस्टों पे मिलेगा, लेकिन वो केवल एक ही पोस्ट होगी एक डिपार्टमेंट में जहां पर कि ग्रुप ए के अंदर हमें रिजर्वेशन मिलेगा, राइट, इसके ऊपर नहीं मिलेगा। जी, इसके ऊपर मेरे 2-3 काउंटर क्वेश्चंस हैं, लेकिन एक और जो ऑब्जेक्शन है पहले उसकी बात करते हैं। इस ऑर्डर में कहा गया है कि गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन के द्वारा सीसीपीडी से कंसल्ट करके या डिसेबिलिटी डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके अगर चाहे तो किसी डिपार्टमेंट को एग्जम्प्ट कर सकती है इस ऑर्डर के लिए, यानी वो डिपार्टमेंट इस ऑर्डर को मानने के लिए बाध्य नहीं रहेगा। तो ये कंसर्न है कि इसके ऊपर ऑलरेडी केस चल रहा है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो इंडियन पुलिस सर्विसेज है, रेलवे पुलिस सर्विसेज है, उसमें ब्लैंकेट बैन लगा दिया था कि डिसेबल्ड को जॉब हम नहीं देंगे।
तो अभी उसके ऊपर भी एक ऑर्डर आया है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते, जो पॉलिसी मेकिंग जॉब्स हैं वो तो आप दे सकते हैं, जो डेस्क बेस्ड जॉब है वो आप दे सकते हैं। तो उसी तरह की संभावना है कि आगे जाके इस ऑर्डर का भी मिसयूज किया जा सकता है। इसको आप कैसे देखते हैं? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जब वो नोटिफिकेशन निकला था जिसमें इंडियन पुलिस सर्विसेज और आरपीएफ और जिसमें रेलवे प्रोडक्शन फोर्स और सीआरपीएफ और इस तरह की जो फोर्सेस थी उनको ब्लैंकेट एग्जेम्पशन दे दी गई थी, तो मैं स्वयं उस जो पिटीशन फाइल हुई है मिस्टर मुरलीधरन जी के द्वारा एनपीआरडी के थ्रू, उसमें कहीं ना कहीं मैं लिख रहा हूँ और बहुत सारी चीजों में इनको को दिया। और मैं ये पूरी तरह से मानता हूँ कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ जॉब के बाद एग्जेम्पशन फ्रॉम रिजर्वेशन जो है, रिजर्वेशन चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूट में एग्जेम्पशन की बात हो चाहे वो प्रमोशन में एग्जेम्पशन की बात हो, उसमें दो तीन बातें हैं। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है, जो हम टाइम टू टाइम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सरकार के सामने उठाते रहे हैं कि उस कमेटी में अभी तक जो लोग शामिल हैं वो है, एक तो सीसीपीडी को भी शामिल किया गया है, पहले कंसर्न मिनिस्ट्री होती थी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, लेकिन एम्प्लॉयज सेक्टर जिसको आप एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, यानी मैं हूं और मुझे ही सर्विस से एग्जेम्प्ट किया जा रहा है, मेरा रिप्रेजेंटेशन वहां पर नहीं। ये देश में और दुनिया में अपनी तरह का एक अनोखा उदाहरण। मेरा मानना यह है, हमारा मानना यह है हमारी ऑर्गेनाइजेशन का, कि उस डिपार्टमेंट के जिसकी की एग्जेम्पशन की बात चल रही है, उस डिपार्टमेंट में जो डिसेबल लोग काम करते हैं उनको उस कमेटी में जरूर शामिल करें, सबसे पहली बात, क्योंकि उन लोगों को उस डिपार्टमेंट की सारी बातें पता होती हैं कि क्या क्या कमजोरियां हैं, क्या इनकी स्ट्रेंथ है, क्या उनकी वर्किंग एफिशिएंसी होनी चाहिए, क्या उनकी वर्किंग ड्यूटीज हैं, जिससे वो ज्यादा आसानी से अपना मत वहां रख सकते हैं। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, हमारा जो पीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है या आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहता है, उसमें उन्होंने बहुत क्लियर ये बात की गई है कि आप किसी आदमी को जॉब अपॉर्चुनिटी से नहीं कर सकते, बल्कि एक्सेसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना आपकी जिम्मेदारी है। तो प्रशासन बिना एक्सेसिबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड किए और केवल जो प्रेजेंट एनवायरनमेंट है, जो नॉर्मल लोगों के लिए एनवायरनमेंट है, उसी तरीके के एनवायरनमेंट में सोच करके, समझ करके और एग्जेम्पशन मांगने चला जाता है, वो पूरी तरह से इस गवर्नमेंट की इसी पॉलिसी की अवहेलना है और उसको बंद किया जाना चाहिए। और मुझे आशा है बड़ी जल्दी कि शायद डेमोक्रेटिक तरीका जो एक दूसरा है कि हम कोर्ट के माध्यम से जाते हैं और कोर्ट कहीं ना कहीं डिसेबिलिटी सेक्टर की समस्याओं को और बातों को अच्छे से समझता है। इसके ऊपर भी एक अच्छा ऑर्डर, जो इंटरिम ऑर्डर तो हमारे पक्ष में आया है, कल परसों आप लोगों ने देखा है उस सबको, लेकिन जो भविष्य में भी जो फाइनल ऑर्डर आएगा वो कहीं ना कहीं हम लोगों के पक्ष में है। जी, अब मुकेश सर, मेरे दो तीन सवाल हैं आपसे, लिसनर्स की पॉइंट ऑफ व्यू से जानना चाहता हूं। जब आरपीडी एक्ट लागू हुआ, उसमें एक लाइन है कि जिस दिन से ये एक्ट लागू होगा, ये एक्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी एक्ट को सुपरसीड कर लेगा, यानी पीडब्ल्यूडी एक्ट एग्जिस्टेंस में अब नहीं है, आरपीडी एक्ट अब एग्जिस्टेंस में आ गया है। तो क्या गवर्नमेंट ने इसका हवाला लेके, जो रेट्रोस्पेक्टिवली जो हमें प्रमोशन देनी थी 1996 से, तो गवर्नमेंट ने उस लाइन का हवाला लेके हमें ऐसा नहीं करने दिया? दूसरी बात आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि आप एक लंबे अरसे से काम कर रहे हैं इस पे, क्या 96 से रेट्रोस्पेक्टिवली रिजर्वेशन देना इन प्रमोशन पॉसिबल है? आपकी दोनों बातों का मैं जवाब आपको दे सकता हूँ। नंबर एक, ये बिल्कुल ठीक है कि जब से हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट आया उसकी बाद से पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 एक्सिस्टेंस में नहीं है, लेकिन मैं इसका काउंटर सवाल सरकार से करता हूँ। अगर किसी की समस्या जो खड़ी हुई थी वो 2000 में खड़ी हुई, 2000 या 2001 में खड़ी हुई, तो क्या 2000 और 2000 में आई हुई समस्या का समाधान वो 2016 के आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत करेंगे? नहीं। उस दिन हमें पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 की जो रूल्स थे उन्हीं को देखना होगा, या डीओपीटी के या किसी और डिपार्टमेंट के जो रूल थे उसी के तहत हमें साफ प्रावधान में हमें बेनिफिट दिया जाएगा ना। हमें बेनिफिट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत नहीं दिया जा सकता, ये निश्चित बात है। सेकेंडली, अभी जैसे मैंने बताया कि ग्रुप सी और डी की लड़ाई रेलवे पे लड़ी गई थी, उसको भी कहीं ना कहीं रेलवे ने बहुत लिमिटेड तरीके से अभी लागू किया है। उसी के अंदर एक केस में सीसीपीडी ने एक जजमेंट अभी जल्द प्रोनाउंस किया है, अपना एक ऑर्डर निकाला है। उस ऑर्डर में बहुत क्लियरली ये बात मेंशन करी है उन्होंने
कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016, क्योंकि रेलवे ने ये कहा कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत जो आदेश यूपीटी निकालेगी हम उसको लागू कर दें, जबकि हमारा कहना यह था कि जिस तरह से नॉर्दर्न रेलवे में हमारे यहाँ 89 से रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से उसको लागू किया है, इसी तरीके से बाकी जोनल रेलवे के अंदर भी लागू किया जाए। तो कोर्ट ने 89 से नहीं लेकिन 96 से देने के लिए उन्होंने बहुत क्लियरली ये बात सीसीटीडी ने उसमें लिखा है कि आप आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 का बहाना लेते हुए आप किसी को पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के बेनिफिट से डिनाई नहीं कर सकते, जो मेरी बात को स्टैंड करते हैं कि आप जो मैंने आपको पहले कहा कि अगर किसी की समस्या 2000 की है तो उसका समाधान पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत किया जाएगा, ना कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के तहत। सही, बिल्कुल सही। अब एक चीज और आपसे जानना चाहता हूँ, जो हम सर्टिफिकेट जी नहीं, आपने लागू करने की बात और मेरे से एक बात कही थी कि लागू करना क्या पॉसिबल होगा जी जी रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, यानी 96 से या 2017 से जो ये ऑर्डर निकले हैं, क्योंकि इन ऑर्डर्स को मेरा मानना है कि 19 अप्रैल 2017 से लागू किया जाना चाहिए। हालांकि कुछ लोग इस पर डाउट क्रिएट कर रहे हैं कि ये इमीडिएट इफेक्ट से लागू होगा, लेकिन मेरा मानना है कि जब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट हमारा 19 अप्रैल 2017 से लागू हुआ तो ये ऑर्डर भी 19 अप्रैल 2017 से ही लागू। सेकेंडली, अब आपका जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ। असंभव कुछ भी नहीं है, बिल्कुल संभव है कि इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू किया जा सकता है, 96 से भी लागू किया जा सकता है। उसका मैं आपको बहुत स्पष्ट और बहुत सीधा जवाब देता हूँ, और मैं खुद अपने यहाँ रेलवे में, नॉर्दर्न रेलवे के अंदर इसके ऊपर हम लोगों ने काफी लोगों को बेनिफिट हुआ है और उनको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से प्रमोशंस दिलाई गई है। इसमें सबसे बड़ा जो इशू होता है इम्प्लीमेंटेशन में, वो होता है प्रमोशन में रोस्टर बनाना, और रोस्टर जो बनाने की प्रावधान है इसके अंदर, वो मुश्किल नहीं है, मतलब असंभव नहीं है तो आसान नहीं है, तो मुश्किल भी नहीं है, असंभव भी नहीं। उसके लिए हमारे को केवल हर एम्प्लॉय की डेट ऑफ प्रमोशन उस पोस्ट की पता होनी चाहिए, जिसके लिए मैं आपको बताऊं हर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में सीनियरिटी लिस्ट टाइम टू टाइम बनाई जाती है। उस सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे हम रोस्टर कास्ट कर सकते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से, और जब एक बार सीनियरिटी लिस्ट के बेस पे रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से रोस्टर बन जाएंगे तो उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। लेकिन समस्या ये है, जो मैं आपसे आगे बात करना चाह रहा था, कि इम्प्लीमेंटेशन करने की इच्छा ना तो हमारे ऊपर के अधिकारियों की होती है और नीचे के स्टाफ की भी है। मैंने अभी कल भी अपने किसी ऑफिसर को ये बात बोली है कि होता क्या है, संसद कानून बनाती है, जैसे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पर आया, उसके बेसिस पे मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस ने आरपीडब्ल्यूडी रूल बना दिए, डीओपीटी ने पहले डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का नोटिस निकाल दिया 2018 में, अब ये निकाल दिया, और बहुत सारे ऑर्डर्स निकलते हैं इसी तरीके से। जो हमारी नोडल मिनिस्ट्री है वो डिफरेंट जोनल रेलवे मिनिस्ट्री को और दूसरी मिनिस्ट्रियों को भेजती है। अब मैं रेलवे मिनिस्ट्री का बताता हूँ, और दूसरी मिनिस्ट्रियां भी इसी तरह से करती। रेलवे मिनिस्ट्री अपनी 16 जोनों को चिट्ठी भेज देती है, कब अपने एक कागज लगा करके कि हम ये आपको नेसेसरी एक्शन लेके भेज देते हैं। उसमें हर जोनल रेलवे, जिसमें एक मेरी नॉर्दर्न रेलवे भी है, उस पर एक वो चिट्ठी बनाती है और सारे अपने डिवीजन लेवल के ऑफिसरों को भेज देती है। डिवीजन लेवल के ऑफिसर उसके ऊपर मार्क कर देते हैं कि मिस्टर सो एंड सो प्लीज टेक नेसेसरी एक्शन, और वो नेसेसरी एक्शन लेने वाला आदमी उठा करके उसको अलमारी में बंद करता है। उसके बाद होता क्या है कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता बिल्कुल भी, तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और इन प्रैक्टिकल में बात दावे के साथ कह सकता हूं कि ये अगर प्ली सरकार लेती है कि रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से लागू नहीं किया जा सकता, तो वो बिल्कुल गलत है। लागू किया जा सकता है, ये बात मैं जरूर मान सकता हूं कि 100% हमारे पास रिकॉर्ड शायद अवेलेबल ना हो तो 80% होंगे, 70% होंगे। और जहां तक बैकडेट से लागू करने की बात है, मैं आपसे एक बड़ा महत्वपूर्ण बात शेयर करना चाहता हूं। भारत सरकार की रेलवे सहित अधिकांश और 90% से ज्यादा डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रियों के अंदर अभी तक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी रोस्टर नहीं बनाया गया है। वहां केवल टोटल वैकेंसी का 4% दे देते हैं या 3% दे दिया गया था, और रोस्टर नहीं बनाया गया प्रॉपर, जिसकी वजह से हमारी दो समस्याएं बहुत बड़ी हैं। 2-3 समस्याएं। नंबर 1, हमारी प्रॉपर बैकलॉग पूरा नहीं किया जा रहा। नंबर 2, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि रिक्रूटमेंट कर लिया जाता है, लेकिन प्रशासन को ये नहीं पता होता कि इस डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति को कहां पर हम पोस्टिंग दें, और वो जल्दबाजी में उनको कई बार तो ऐसी जगहों पर पोस्टिंग दे देते हैं जहाँ 10-10 साल, 15-15 साल तक कोई प्रमोशन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या पूरी सर्विस में प्रमोशन अपॉर्चुनिटी नहीं होती, या
वो व्यक्ति उस पोस्ट पे कभी भी काम करने लायक नहीं होता और वो केवल बैठा रहता है पूरे दिन, जिसकी वजह से उसका अपना मोरल डाउन होता है। डिसेबल कैटेगरी के लिए आम आदमी समझता है यार ये तो खाली बैठे रहते हैं, ये तो काम नहीं करते, लेकिन असली गलती जो होती है वो प्रशासन की होती है, क्योंकि उसने प्रॉपर रोस्टर नहीं बनाया। रोस्टर बनाता तो वहां वो पॉइंट उसको आइडेंटिफाई करने पड़ते हैं कि ये किस प्रकार की डिसेबिलिटी वाले व्यक्ति के लिए पोस्ट आइडेंटिफाई है और किस तरह की व्यक्ति को हम यहाँ पर जॉब दें। अब फर्दर ये प्रॉब्लम प्रमोशन में भी आने वाली है। अगर हमारा रोस्टर बैक डेट से क्या, अगर आज की डेट से भी हमें मिलना शुरू हुआ और आज की डेट से भी उन्होंने रोस्टर प्रॉपर नहीं बनाया, तो भविष्य में हम लोगों को नौकरियां ढंग सही मायनों में प्रमोशन, रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बेनिफिट कभी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए सरकार के साथ साथ हमारे डिसेबल एम्प्लॉयज को या हमारे डिसेबल साथी जो हैं, जो हमारे दिव्यांग साथी हैं, विकलांग साथी हैं, विभिन्न प्रकार की विकलांगता वाले, उन लोगों को कमिटेड होकर के इस बात के लिए लगना होगा कि हर हालत में सबसे पहले हम प्रमोशन का लालच छोड़ दें। हम सरकार को कहें आप हमारे लिए रोस्टर बनाइए इसका स्टेट्स। अगर रोस्टर बनेगा तो साथियों प्रमोशन निश्चित रूप से मिलेगी। तो क्योंकि आपने ये बहुत ही संजीदा पॉइंट उठाया है, तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि डिले ना करते हुए आप हमें थोड़ा सा अगले सप्ताह भी टाइम दीजिए, ताकि हम रोस्टर के ऊपर कैसे एडवोकेसी करनी है, रोस्टर क्या होता है, उसको भी हम अपने लिसनर्स को जागरूक कर सकें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक पॉइंट मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, सर्टिफिकेट की जो वेरिफिकेशन और रीवेरिफिकेशन का पॉइंट है, डिसेबल्ड को हरासमेंट होगी, ये एक वैलिड पॉइंट है आपका, लेकिन आपको नहीं लगता है कि एक और बहुत बड़ा इशू है हम लोगों के सामने, जो फेक सर्टिफिकेट लेके डिसेबल्ड हो जाते हैं? कई बार सीएमओ उनके रिश्तेदार निकलते हैं, कई बार कई और कारण होते हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर ये प्रोसेस होता है, अगर कोई सही डिसेबल्ड है, परमानेंट वो डिसेबल्ड है, तो अगर वेरिफिकेशन या रीवेरिफिकेशन होती है, हो सकता है कि उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हमें पकड़े जाएं जो फेक सर्टिफिकेट लेके जॉब लगे हुए हैं और दूसरों के हक को मार रहे हैं। देखिए इसमें ना हम निश्चित रूप से आपकी बात जो डाउट है वो बिल्कुल ठीक है कि कुछ प्रकार के डिसेबिलिटी के अंदर ऐसा हो सकता है कि कुछ मात्रा के अंदर फेक डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आए हों, लेकिन इसका जो नुकसान है, फायदा निश्चित रूप से यह है कि कुछ लोगों का इस तरह के केसेस 100 में से हो सकता है 2 या 4 केस ऐसे सामने आए, लेकिन इसके चांसेस बहुत, मैं समझता हूँ कि कम है। उसका कारण मैं बताता हूँ, क्योंकि 87 के बाद बहुत सारे लगातार डे बाय डे इस तरह की सिचुएशंस आती चली गई जहां बहुत सारे चेक लगाए गए। मैं ये नहीं कह रहा कि फेक सर्टिफिकेट के ऊपर रिक्रूटमेंट नहीं हुआ या फेक सर्टिफिकेट के बेसिस पे कुछ लोगों ने नौकरियां नहीं पाई, निश्चित रूप से पाली होंगी। तो उसमें हम इस रूल की जगह अपने डिसेबल साथियों को अगर हम इतना एम्पावर्ड करें कि वो इस बात को समझें कि ये आदमी फेक सर्टिफिकेट के साथ आया है, और वो फिर उस बात को कॉन्टेक्स्ट करें कि ये व्यक्ति फेक सर्टिफिकेट है और इस व्यक्ति के साथ इस तरह का किया जाना चाहिए या इसके रीवेरीफाई किया जाना चाहिए, तो मुझे लगता है वो ज्यादा बेटर होगा। इंस्टेड कि हम सरकार के हाथ में एक टूल दे दें कि आप अपनी तरफ से इसका वेरीफाई और रीवेरीफाई कराइए। आप अगर ऐसा करना है तो डिसेबल एम्प्लॉयज के रिप्रेजेंटेटिव्स को साथ लेकर के करिए, ताकि डिसेबल एम्प्लॉयज का हैरेसमेंट ना हो और उनको अननेसेसरी की परेशानी ना क्रिएट की जाए। वरना होगा क्या कि एक प्रशासन कई बार अपनी मर्जी से जानबूझ के जो वाकई पूरी तरह से डिसेबल है उनको भी पहले वेरीफाई के लिए भेजेगा, फिर रीवेरिफिकेशन के लिए भेज देगा, तो 2-2 3-3 चक्कर लगवा करके उसको परेशान करता है। बिल्कुल। अब हमने डिटेल्ड बात की जो इस जजमेंट में खामियां हैं और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। अब हमें बताएं कि व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, क्योंकि जो खामियां हैं वो बहुत बड़ी हैं, वी कैन नॉट सिंपली निग्लेक्ट देम। तो अब हमें बताएं कि वे फॉरवर्ड क्या है। क्या दोबारा सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालनी पड़ेगी इस ऑर्डर के बेस पे कि जो आपने कहा था वो ऑर्डर एज इट इज लागू नहीं किया गया? क्या डीओपीटी के साथ कंसल्ट किया जाएगा कि आपने तोड़ मरोड़ के जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी उसके बेस पे आपने सर्कुलर बना दिया है? तो अब आगे की लड़ाई क्या है? मुझे लगता है जहां तक सबसे बड़ा जो प्रश्न है इसके अंदर वो डेट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के है कि इंस्टेड ऑफ पीडब्ल्यूडी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत रिजर्वेशन एंड प्रमोशन का बेनिफिट आपने दिया है,
तो उसमें मुझे लगता है कि रिव्यू पेटिशन की जल्दबाजी अभी किसी भी प्रकार के डिसेबल्ड व्यक्ति को या डिसेबल्ड संगठन को नहीं करनी चाहिए। उसका कारण मैं बताता हूँ। सिद्धाराजू जी का भी कंटेम्प्ट पिटीशन ऑलरेडी कोर्ट में मूव है और उसमें परसों डेट लगी थी, और जहां तक मेरी जानकारी में आया उसमें गवर्नमेंट से एफिडेविट, क्योंकि कोर्ट में सिद्धाराजू जी के एडवोकेट ने ये बात प्लीड की है, क्योंकि सिद्धाराजू जी को खुद इस ऑर्डर से बेनिफिट नहीं होने वाला, उनको इससे कोई फायदा नहीं होगा और वो एज इट इज रह जाएंगे। तो उन्होंने इस बात को प्लीड किया है और उन्होंने ये भी प्लीड किया है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट को पूरी तरह से निगलेक्ट किया गया है। तो कोर्ट ने उसमें जो अपनी तरफ से उस समय वर्बल ऑर्डर दिए थे, उसके अभी साइट पे मैंने नहीं देखा कि ओरिजिनल ऑर्डर क्या सुप्रीम कोर्ट की परसों की डेट के आए हैं। उसमें उन्होंने कहा था कि गवर्नमेंट जो है एफिडेविट फाइल करे कि उन्होंने किस लाइन को लेते हुए क्या क्या ऑर्डर और किस किस हमारे जजमेंट को फॉलो और फिल करते हुए आदेश निकाले हैं, और जुलाई में उसकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट शायद फिक्स की गई है। एक बात। सेकंड, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो केस है, जिसमें मैंने अभी पढ़ के भी 3-4 लाइन सुनाई, जो बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, उसके अंदर भी कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल है और उस केस में मैं स्वयं डायरेक्टली मिस्टर राजीव गुप्ता के साथ डिस्कस करता रहता हूँ और सारी चीजें हो रही हैं। उसमें भी हम लोगों ने यही प्लान किया है कि कल जो डिस्कशन हुआ है उसका ऑफिशियल ऑर्डर एक बार सुप्रीम कोर्ट की साइड पे आ जाए, तो वहां से उसको स्टडी करने के बाद राजीव गुप्ता केस के अंदर भी कंटेम्प्ट पिटीशन क्योंकि फाइल है, तो उसी के बेस पे एक MA और लगाई जाए कि ये जो कोर्ट का जजमेंट था बिफोर दी RPWD एक्ट आया था, तो जो जजमेंट बिफोर RPWD एक्ट 2016 आया है उसका क्या होगा। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट निश्चित रूप से ये नहीं कह सकता कि हम उसको लागू नहीं करेंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही ये फैसला दिया है। तो मुझे लगता है कि ये जो कंटेम्प्ट पिटीशन हैं उनके फैसले से हमारा जो ये समस्या है कि ये PWD एक्ट 1995 के तहत क्यों नहीं ऑर्डर आया, उसका समाधान हो जाएगा। उसके अलावा जो 2-3 चीजें और इसमें छोटी छोटी, अगर ये एक समस्या हल हो जाती है तो मुझे लगता है कि बाकी जो समस्याएं हैं जैसे वेरिफिकेशन रीवेरिफिकेशन वाली है या एग्जेम्पशन वाला जो इशू है वो काफी बड़ा है। उसकी पिटीशन जो फाइल हुई है उसके अंदर शायद कुछ रिजल्ट निकले, हालांकि सरकार उसमें बहुत इंटरेस्टेड नहीं होगी पॉजिटिव करने के लिए। तो मुझे लगता है कि जो सबसे बड़ा ये इशू आएगा कब से लागू होना है, ये इन कंटेम्प्ट पिटीशन के फाइनल होते होते रिजॉल्व हो जाएगा। यही मेरा अगला क्वेश्चन था। तो क्या अभी हमें और वेट करना पड़ेगा? क्योंकि हाँ, मुझे लगता है कि नई पिटीशन फाइल नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी हमारी फेवर में है सारे PWD एक्ट के तहत जो आए हैं, और कंटेम्प्ट पिटीशन ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में मूव है। तो लेट अस डिसाइड द कंटेम्प्ट पिटीशन बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ये जो 17 मई को ऑर्डर आया है ये अभी इम्प्लीमेंट नहीं होगा जब तक वो जो कंटेम्प्ट पिटीशंस है उसका कोई डिसीजन नहीं आता। ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा, इसको स्टे नहीं किया है कोर्ट ने। अच्छा, इसमें इसको बाद में अमेंड कर सकते हैं, ये 17 मई से लागू हो जाएगा। एग्जैक्टली ये 17 मई से जो ऑर्डर है ये लागू हो जाएगा, और जब वो ऑर्डर निकलेंगे तो वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से इम्प्लीमेंट कर दिए जाएंगे। इसी के कोरिकंडम के तौर पे उसको इशू कर दिया जाएगा। मुकेश जी, ये बात बताएं कि इस ऑर्डर में लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो क्या ये जो ऑर्डर है बैंक्स पे भी लागू होते हैं? नंबर 1। दूसरा, क्या स्टेट गवर्नमेंट्स में अभी स्टेट गवर्नमेंट्स इसी को फॉलो करेंगी या उसकी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी? नहीं, मैं जहां तक समझता हूँ बैंक्स मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आते हैं ज्यादातर सभी चीजों के लिए, तो उनके जो रूल्स रेगुलेशंस होंगे बैंक के, वो इसी के बेस पर इशू कर दिए जाएंगे। जहां तक प्रश्न स्टेट गवर्नमेंट का है, स्टेट गवर्नमेंट में जैसे दिल्ली स्टेट गवर्नमेंट है वो DOPT के ऑर्डर्स को 100% फॉलो करती है। इसी प्रकार से कुछ और स्टेट गवर्नमेंट है जो फॉलो करते हैं, तो वहां पर इस ऑर्डर को ज्यों का त्यों अडॉप्ट कर लिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि कुछ स्टेट गवर्नमेंट ऑलरेडी ग्रुप A और B में रिजर्वेशन का बेनिफिट दे रही है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट दे रही है, UP गवर्नमेंट दे रही है, कि कुछ ही स्टेट गवर्नमेंट ऐसे रह जाएंगे। तो वहां हमारे साथियों को शायद रिप्रेजेंट करना पड़े पहले कि DOPT RPWD एक्ट, क्योंकि RPWD एक्ट जो है वो मैंडेटरी है और RPWD एक्ट के तहत ही इस ऑर्डर्स को निकाला गया है। तो इससे ज्यादा बेनिफिट कोई स्टेट गवर्नमेंट देना चाहे, यानी 4% की बजाय 5%, 6%, 8% देना चाहे तो वो दे सकती है।
लेकिन मिनिमम 4% रिजर्वेशन एंड प्रमोशन उनको लागू करना पड़ेगा निश्चित रूप से। कुछ और मुकेश जी जो मुझसे छूट गया हो पूछना इस जजमेंट पे, इस ऑर्डर पे, तो आप बता सकते हैं। हाँ, एक महत्वपूर्ण बात और मैं इसमें सिर्फ कहना चाहूंगा, जिसको हमने एनपीआरडी के साथ भी मिलकर के उठाया है। इसमें रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड की बात की गई है जो पहले भी थी, बट इस बार फिर उन्होंने उसको एड्रेस नहीं किया कि रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड की बात तो सरकार कह रही है, लेकिन ये नहीं बताया कि कितना रिलैक्सेशन। आप ये तो कहते हैं कि अगर आप क्वालिफाइंग मार्क्स या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के मार्क्स आप नहीं पास कर पाए तो जो आपकी बाकी वैकेंसियां बचेंगी, सब वो सिलेक्शन पोस्ट होती है, 10 वैकेंसी हमारे लिए रिजर्व हुई और उसमें क्वालिफाइंग मार्क्स था, जो सीनियरिटी बनाई गई, जो मेरिट बनाई गई, उसके हिसाब से 70 नंबर वाला व्यक्ति सबसे लास्ट था और उस 70 नंबर वाले मार्क्स के अंदर केवल कि 2 डिसेबल लोग तो जनरल कैटेगरी में चले हैं और उसके बाद जो क्वालिफाइंग मार्क्स से 60 और 60 तक नहीं हमारा कोई कैंडिडेट आ पाया या 70 से नीचे जो रह गया, तो प्रश्न ये उठता है कि 60 से कम के लिए उन्होंने कहा रिलैक्सेशन ऑफ स्टैंडर्ड की बात की, लेकिन वो रिलैक्सेशन कितना दिया जाएगा? यानी 60 की बजाय उसको 5% का रिलैक्सेशन देंगे या 7% का देंगे, 10% का देंगे, 2% का देंगे, ऐसा कोई क्लियर कट मेंशन नहीं है। यानी ये डायरेक्टिव इशू कर दी गई और हर मिनिस्ट्री को कह दिया गया आप अपनी मर्जी से जैसे चाहें वैसे कर लीजिए। तो ये एक नोडल मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया गलत काम है। उनको पहले से ये डिसाइड करके बताना चाहिए था कि कितने % आपको रिलैक्सेशन देना है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने ये भी बताया। तो मुकेश जी, हमने इस ऑर्डर के ऊपर डिटेल्ड बात की है। थैंक यू सो मच। आपने बहुत ही सरल शब्दों में हर चीज हमें समझाई है। इस जजमेंट को हमने डिकोड किया है और उम्मीद है कि हमारे लिसनर्स को समझ आ गया होगा पूरा ये ऑर्डर ये क्या है और इससे बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच हमसे जुड़ने के लिए और अगले सप्ताह फिर से हम आपसे बात करेंगे, जैसे आपने हमें प्रॉमिस किया है कि रोस्टर के ऊपर एडवोकेसी कैसे करनी है, रोस्टर क्या है, तो उसके ऊपर भी हम आपसे बात करेंगे। थैंक यू सर, थैंक यू दानिश जी, थैंक यू। तो आज हमने बात की मुकेश जी से, जो 17 मई को डीओपीटी का ऑर्डर आया है 4% रिजर्वेशन इन प्रमोशन। तो ये तमाम बातें थी। कैसा लगा आपको शो? अपना फीडबैक हमें जरूर दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस शो को शेयर करें ताकि सबके पास ये जानकारी अवेलेबल हो। अगले सप्ताह फिर मिलूंगा, रोस्टर के ऊपर बात करेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। सुनते रहिए रेडियो उड़ान फ्लाइट ऑफ लाइफ। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले प्रतिभागियों के द्वारा दी जाने वाली जानकारी अथवा की जाने वाली चर्चा वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही हो सकती हैं। चर्चा के दौरान किसी व्यक्ति के द्वारा दिए गए कथन एवं तथ्य के लिए कार्यक्रम के प्रस्तोता, प्रस्तुतकर्ता अथवा रेडियो स्टेशन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेवार नहीं है। रेडियो उड़ान की अपडेट्स लेने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फॉर मोर इन्फो लॉग ऑन टू www.radioudan.com।